बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोमेंटम के बारे में जाना था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। उसका एक रिकैप मैं आपको दे दूं। मोमेंटम क्या चीज़ है? मोमेंटम बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें डिस्क्राइब कर रही होती है क्वांटिटी ऑफ मोशन को। यानी अगर हमारे पास एक बॉडी है वो मूव कर रही है तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है, ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब कर रही होती है। या कुछ यूं सिनेरियो ले लें आप कि एक बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना है, तो कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन डेवलप करना है उसको हम किस तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं, मोमेंटम के थ्रू स्टडी कर रहे होते हैं, मोमेंटम की फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कल हमने मोमेंटम के बारे में बड़ा डिटेल पढ़ा। अब इसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था मैट्रिक में भी, लेकिन फर्स्ट ईयर में इसकी हमें बाकायदा तौर पे इसको प्रूव भी करना पड़ा, जो कि हमने कल प्रूव किया था, इसकी डेरिवेशन की थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, और हमारे पास उस सिस्टम के अंदर रहते हुए कोई कॉलिजन हो जाता है, मिसाल के तौर पर हमारे 2 बॉडीज या 3 बॉडीज या 4 बॉडीज हैं, अगर उस सिस्टम में मौजूद है और उनके दरमियान कॉलिजन हो जाता है सिस्टम में, तो हमारे पास जो टोटल मोमेंटम होगा कॉलिजन से पहले और जो टोटल मोमेंटम होगा कॉलिजन के बाद वो सेम होगा। अब यहां पर मैं आपको ये बात से बता दूं कि यहां पर इंडिविजुअल मोमेंटम की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि यहां पर 4 बॉडीज है तो चारों बॉडीज का मोमेंटम कॉलिजन से पहले और कॉलिजन से बाद सेम रहेगा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि एक आइसोलेट सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है, अगर हमारे पास कॉलिजन हो रहा है तो बिफोर कॉलिजन जो 4 बॉडीज के मोमेंटम का सम था वो कॉलिजन के बाद भी वही रहेगा जब हम उसका सम कर रहे होंगे 4 बॉडीज के मोमेंटम का कॉलिजन के बाद, ठीक है। तो उसमें हमें ये बताया गया। अच्छा, ये बात मैंने आपको कर दिया था कि आइसोलेट सिस्टम क्या होता है। आइसोलेट सिस्टम, अगर हम जैसे कॉलिजन की केस की बात करना, आइसोलेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें कोई एनर्जी बाहर से नहीं आ रही होगी, यानी ये बॉडीज आपस में जो इंटरनल फोर्स है, इन बॉडीज के अंदर जो फोर्सेस है उसी की वजह से कोलाइड कर रही होंगी, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स हम लाके कॉलिजन नहीं करवा रहे होंगे, ठीक है। तो यानी एनर्जी बाहर से नहीं आ रही होगी ना अंदर से कोई बाहर एनर्जी जा रही होगी। ये नहीं होगा कॉलिजन के बाद सिस्टम से एनर्जी बाहर कोई किसी फॉर्म में डिसिपेट हो जाए। इसी तरीके से ना कोई बॉडी बाहर से अंदर आ रही होगी ना कोई बाहर से अंदर से बाहर जा रही होगी, तो ना मासेस इंटरचेंज होंगे सराउंडिंग से, ना ही एनर्जी इंटरचेंज होगी। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कल हमने कहा था कि ये हमारे पास 2 बॉडीज हैं, एक ये बॉडी एक ये बॉडी है, इसका मास m1 है और ये मूव कर रही है u1 से, ठीक है। ये बॉडी m2 है और ये मूव कर रही है u2 से। अब चूंकि ये बॉडी आगे ये पीछे दोनों मूव कर रही है, कोई जरूरी नहीं है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करने के लिए कि हम जो है ना ऐसे ही ले, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए ये ले लिया। एक तो हम 3 बॉडीज ले सकते थे, 4 बॉडीज भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे या इससे ज्यादा भी ले सकते थे, लेकिन चूंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव करना था और हम आसानी से प्रूव करना चाहते हैं, केस को सिंपल लेना चाहते हैं, इसलिए मैंने 2 बॉडीज ली थी। चाहे तो हम 3 बॉडीज भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें आसानी की तरफ जाना था इसलिए 2 बॉडीज ली। हमने 2 बॉडीज ली और उनको एक ही डायरेक्शन में मूव करवाया, ठीक है। तो जो पहली बॉडी की वेलोसिटी थी वो u1 थी, दूसरी की u2 थी। अब हमने क्या कहा, अब हमने ये कहा कि भाई ये बॉडी कोलाइड तब करेंगी जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो इससे। अब 2 गाड़ियां सड़क पे जा रही है, एक आगे जा रही है एक पीछे जा रही है, टकराव तभी पॉसिबल होगा जब पीछे वाली ज्यादा स्पीड से जाए और आगे वाली कम स्पीड से जाए और पीछे वाली आगे वाली को हिट कर दे। तो हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर u1 ग्रेटर देन u2 है। क्यों एज्यूम किया? इसलिए एज्यूम किया ताकि इनके दरमियान कॉलिजन हो। तो क्या हो गया? कॉलिजन हो गया, ठीक है। जब कॉलिजन हुआ तो एक लम्हे के लिए एक मोमेंट होता है, उसमें कॉलिजन होता है जिसमें ये बॉडीज जो है ना m1 m2 जो है ना एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। यानी m1 जो है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा F A और B के नाम से कह देंगे हम इसको। इस तरह ये B जो बॉडी है रिएक्शन के तौर पे F B ऑन A फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉडी ए पे। ये एक्शन था। इस बॉडी जब ये टकराए तो बॉडी ए ने बॉडी बी पे फोर्स लगाई। जब बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगाएगी तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जो बॉडी बी है वो उतने ही फोर्स बॉडी ए पे लगाएगी, लेकिन ये इस डायरेक्शन राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में लगा रही है, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में लगाएगी, नहीं पूरी डायरेक्शन में लगाएगी। फिर कुछ यूं होगा कि ये दोबारा से तरतीब में आएंगे और वेलोसिटी इनकी चेंज हो जाएंगी। अब कह देते हैं कि वेलोसिटी टकराने के बाद v1 और v2 हो गई, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये कहा है कि जो टोटल मोमेंटम है वो कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद बराबर होगा। तो पहले ये निकाल लेते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा कॉलिजन से पहले। ये बॉडी m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, तो m1 u1 इसका मोमेंटम हो गया।
इसका m2u2 हो गया। तो टोटल मोमेंटम हो गया m1u1 प्लस m2u2, यानी फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम। आप कोई तीसरी चौथी या पांचवी बॉडी लिए तो उनके भी मोमेंटम आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। बहरहाल हमने केस सिंपल लिए, दो लिए, तो ये m1u1 प्लस m2u2 ये टोटल मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये बिफोर कॉलिजन b डॉट सी करके लिखा हूं, बिफोर कॉलिजन मोमेंटम है। यहां पर कॉलिजन के बाद m1v1 इसका मोमेंटम हो गया और m2v2 इसका मोमेंटम हो गया, प्लस कर लें तो ये आफ्टर कॉलिजन ए सी, आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि आइसोलेटेड सिस्टम की, हम आइसोलेटेड सिस्टम में रहते हैं, बॉडी को कंसीडर किया था, तो लॉ ये कहता है कि मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका मतलब ये हो गया, ऊपर लिख देता हूं m1u1 प्लस m2u2, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये लिखा मैंने इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। बात समझ में आई? तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और ये प्रूव हो गया कि बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन से प्रूफ नहीं हो गया, बल्कि मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा है ये। ठीक है, अब आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो कल प्रूफ किया था, वो कैसे प्रूफ करेंगे मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजी में, दोबारा से बता रहा हूं कि हमने क्या किया। जाहिर सी बात है इसको हमें प्रूफ करना है, इक्वेशन लानी है, तो इक्वेशन वेलोसिटी को इक्वेशन फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास अगर हमने गौर किया तो इधर हुआ ये है कि एट द स्पॉट, एट द कंसिडरेशन पॉइंट, फोर्स बॉडी ए ने बॉडी बी पे एक्सर्ट की और बी ने बॉडी बी ने फोर्स एक्सर्ट की बॉडी ए पे। तो यहां पर जो फोर्सेस एक्सर्ट हुए हैं वो कुछ इस तरह से हुई हैं कि एफ ए ऑन बी बराबर है माइनस एफ बी ऑन ए के। ठीक है, तो इस इक्वेशन में चूंकि ये फोर्स है, ये फोर्स की इक्वेशन है, आप चाहते हैं मास और वेलोसिटी के टर्म में बात करना। ठीक है, मास और वेलोसिटी की टर्म में, क्योंकि ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो आप क्या करेंगे, मास और वेलोसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एफ होता है ma, आप ma कर लेंगे, फिर a होता है एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी का टाइम, उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, अरेंज करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, देखेंगे। उसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल से बयान किया, उसको जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास जो है ना ये इक्वेशन आ जाएगी। जब ये इक्वेशन आ गई तो हमारा प्रूव हो गया कि बिफोर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन एक आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट क्लास की गुफ्तगू हो गई। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे सवालात हैं वो हम थोड़े से यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पहला सवाल जो यहाँ पर पेपर में भी आ जाता है, वैसे भी आपकी नॉलेज में होना चाहिए। तो एक बहुत लंबी क्लास के बाद मैं चाह रहा हूँ आज की क्लास थोड़ी छोटी हो और कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हम ग्रैब कर लें। तो ये कुछ मिसक्लेनियस से क्वेश्चन है जो हम करने जा रहे हैं। पहला सवाल यहाँ पर जो आता है हमारे सामने, वो कह रहे हैं कि डिफाइन फोर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आप फोर्स को डिफाइन करें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मदद से। ठीक है, और आगे कह रहे हैं प्रूव दैट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हम करते हैं बाद में, लेकिन पहले हम फोर्स को डिफाइन कर लें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जरिए। तो आपने जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था आपने कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और एक बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगाई जाए। ठीक है, यानी कोई बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करती जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाई जाए। ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और उसके थ्रू कह रहे हैं आप जो है ना फोर्स को डिफाइन करें। तो फोर्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा कि फोर्स इज एन एजेंट विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक एजेंट है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जरिए आप प्रयास करने से आपको क्या पता लगेगा, या आपको ये पता लगेगा फोर्स एक एजेंट है जो क्या करता है, चेंज करता है या चेंज करने की सलाहियत रखता है, टेंड्स टू चेंज, यानी चेंज करने की सलाहियत रखता है। तो चेंज कर देता है या चेंज करने की सलाहियत रखता है किसको, बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को। यानी फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि बॉडी की स्टेट को चेंज करने की सलाहियत रखता है। ये डेफिनेशन हो गई फोर्स की न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जरिए। जाहिर बात है उसमें यही बता रहे थे हम कि अगर बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो आपको फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को क्या करने की सलाहियत रखता है, चेंज करने की सलाहियत रखता है या चेंज कर देता है। एक बात है, या तो चेंज कर देगा या चेंज करने की सलाहियत, तो एक ही बात है। फोर्स एक्सर्ट हो गई तो चेंज कर देगा, फोर्स एक्सर्ट नहीं हुई तो चेंज, अभी फोर्स मौजूद है, फोर्स से चेंज करने की सलाहियत रखता है। तो ये हो गई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जरिए फोर्स की डेफिनेशन। ठीक है, अब एक चीज और आगे इन्होंने की है कि प्रूव करें कि न्यूटन हमारे पास जो फोर्स है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। इन्होंने हमें ये कहा है कि प्रूव करें कि हमारे पास जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। देखिए, जो भी आपसे जो बात कहे उसको जरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया करें। जब आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे तो आप आसानी से ये आप प्रूफ कर सकेंगे। जब भी कोई प्रूफ आए ना तो उससे घबराया नहीं करें, बल्कि जो कह रहा है ना वो आप देखें और लिख लें। ठीक है, तो फिर उसको प्रूफ करना आसान हो जाएगा। कह रहे हैं कि प्रूफ करें फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। पहले चेंज ऑफ मोमेंटम लिख ले। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, डेल्टा पी,
रेट लेंगे तो नीचे टाइम से डिवाइड कर देंगे। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो ये कह रहे हैं कि प्रूव करें फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आसानी कर दूं थोड़ी, यानी ये जो अल्फाज लिखे हैं मैंने इसको कन्वर्ट किया, मिसाल देता हूं। हमने पढ़ा था वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये याद है आप लोगों ने पढ़ा था। ये इससे अलग है, मैं लाइन लगा के अलग कर रहा हूं। तो आपने पढ़ा था वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन पढ़ा था इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आज इन्होंने कहा है कि प्रूव दैट फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैथमेटिकली आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना मोमेंटम की फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना, पहली बात तो ये कि चूंकि यहां से वाजे हो रहा है कि हमारे पास इस इक्वेशन में फोर्स है, जब हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास फोर्स है तो जाहिर बात है कि हमें एक ऐसी पेरेंट इक्वेशन चाहिए होगी, यानी जिस इक्वेशन से प्रूव करेंगे कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसमें फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स की जो इक्वेशन है एक ही है, अगर सेकंड लॉ एफ इक्वल्स टू ma ही एक इक्वेशन है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जरिए एफ इक्वल्स टू ma हमारे पास इक्वेशन है। थर्ड लॉ ऑफ की यहाँ पर जरूरत नहीं है, कोई अपोजिट रिएक्शन हमारे पास देखे कोई ऐसा पेयर नहीं होगा जिसको हमने निकालना है, तो हमारे एक ही इक्वेशन है, चले वो लिख लेते हैं। एफ इक्वल्स, मैं यहाँ नहीं लिख रहा वहां लिख लेता हूँ, एफ इक्वल्स टू ma, ठीक है। अब यहां पर है फोर्स में मास और एक्सेलरेशन, जबकि बात हमारे पास किस चीज की हो रही है, मोमेंटम की बात हो रही है, ठीक है। अब जब मोमेंटम की बात हो रही है तो मोमेंटम होता है P जो होता है, या मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू, जगह का मैं नीचे लिख रहा हूं, वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में मास और वेलोसिटी को इंक्लूड करना पड़ेगा अगर मुझे मोमेंटम लाना है। तो देखिए हमारे पास मास तो पहले से मौजूद है, तो एक्सेलरेशन हमारे पास मौजूद है, हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए। इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, इसमें फोर्स है, इसमें भी फोर्स है, ठीक है। फोर्स हमारे काम की चीज है, वो हमें चाहिए। फिर आ जाता है मास और एक्सेलरेशन। मास भी हमारे काम की चीज है क्योंकि हमें मोमेंटम लाना है इक्वेशन में, और आपके पास मोमेंटम में मास आता है, तो मास भी काम की चीज है। अब बात है एक्सेलरेशन की। डेरिवेशन के बुनियादी उसूल समझा रहा हूं मैंने, किस तरीके से एक चीज को ड्राइव कर रहे होते हैं, थोड़ा आप में डेरिवेशन करने का जो स्किल है ना वो मैं पैदा कर रहा हूं। अब एक्सेलरेशन मुझे नहीं चाहिए, वाजे है ना, मुझे तो ये इक्वेशन लानी है, इसमें तो कहीं भी एक्सेलरेशन नहीं वाजे हो रही, तो एक्सेलरेशन को हम करेंगे चेंज, ठीक है। इस तरह से चेंज करेंगे हमारे पास कुछ मास और वेलोसिटी आ जाए। तो लिहाजा आपको पता है कि एक्सेलरेशन ऊपर ही लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है vf माइनस vi। नीचे जो t लिखा है वो वैसे ही रहेगा, ये फॉर्मूला है ना एक्सेलरेशन का, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, और चेंज ऑफ वेलोसिटी vf माइनस vi होता है। जब आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो चेंज ऑफ वेलोसिटी vf माइनस vi के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन होता है vf माइनस vi और t, इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो mvf माइनस mvi ओवर t। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल भी बात बताई थी, लेकिन ये फिर मैंने डिस्कस करना था, कल क्लास लंबी हो गई तो डिस्कस नहीं कर पाया था। फिर मैंने आपको बताया था मोमेंटम होता है P इक्वल टू mv। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी इनिशियल हो जाए तो मोमेंटम भी इनिशियल हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास वेलोसिटी फाइनल हो जाए तो मोमेंटम भी फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया, क्योंकि P mv होता है, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी इनिशियल होगा, फाइनल वेलोसिटी तो मोमेंटम फाइनल होगा। तो mvi बराबर होगा pi के, और mvf बराबर होगा pf के। pf माइनस pi ओवर t हो गया। अब pf माइनस pi, जिस तरह vf माइनस vi चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, इस तरह pf माइनस pi चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, ठीक है। यानी आपने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर लिया तो चेंज ऑफ वेलोसिटी निकल गया। आपने जब चेंज फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से माइनस किया तो क्या आ जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, और चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम आ गया, तो फोर्स क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो ये कुछ शुरू की डेरिवेशंस है जो हम करने जा रहे हैं। तो जैसे ही अगर आपको कोई चीज ड्राइव करनी है ना, तो उसका एंड रिजल्ट अगर आपके सामने हो ना, अब देखिए पेपर में तो ये नहीं होता ना कि आप कोई पहले शख्स से जो भी डेरिवेशन ड्राइव कर रहे हैं, आपसे पहले किसी ने ड्राइव की है, जाहिर सी बात है, और फिर उसने फिर सिलेबस में आ गई, फिर आपको पढ़ाई जा रही है वो। तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं आपको ये तो पता होता है ना कि एंड रिजल्ट क्या है, तो आप अगर शुरू से उस एंड रिजल्ट को देख के चले तो बहुत आराम से उस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो चूंकि ये मेरे नजर में था तो इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप खोल के दिखा दिया, तो ये आपके पास सामने आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये आ सकता है पेपर में कभी भी, शॉर्ट क्वेश्चन में सेक्शन बी में आ जाए कि प्रूफ करेंगे फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। और इसी तरीके से बेटा ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, इसको इंपल्स कहते हैं। ये जो आपके पास पूरा रेट होता है मोमेंटम के चेंज का, ये इंपल्स कहलाता है। तो इस तरह ये पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है कि पेपर में आपको कह दे प्रूव द
प्रूफ दैट के इम्पल्स जो है वो फोर्स के बराबर होता है, तो इस तरीके से आप प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये बेसिकली बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो पहले हमें कराना चाहिए था लेकिन हमने पहले नहीं कराया, इसलिए कि हम पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे थे। अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो अब कर ले, तो इसको हल आप कर लेंगे। इससे पहले होता ना, पहले आपको समझा दिया फिर आपसे हल करवा लिया, तो ये वैसी ही एक बात है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, व्हाट इज फ्री फॉल मोशन। 3 इक्वेशन किए गए। पहले कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन की इक्वेशन लिखें। ये इक्वेशन तो मैंने आपको 12 कराई है, ये इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन की। फिर पूछ रहे व्हाट इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, कोई कॉमन एग्जांपल बताएं रेक्टिलिनियर मोशन की। अब अगर आप ये कहें कि गाड़ी मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ये मिसाल है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन की, तो ठीक है, ये कोई कॉमन से एग्जांपल पूछ रहे हैं। तो कॉमन वो चीज होती है जो बहुत ज्यादा आम हो, कॉमन मतलब कॉमन हो, बहुत आम हो। ठीक है, तो अगर बहुत फॉर एग्जांपल ये हमारा मार्कर है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या होगा, ये जमीन की तरफ जाना शुरू कर देगा। किस एक्सेलरेशन के साथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। ये माउस है, इसको भी फेंक दें तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करे। कोई भी चीज़ है अगर आप इसको ड्रॉप कर दें तो वो नीचे जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। इसी तरीके से अगर आप एक बॉल को ऊपर फेंकें तो वो एक्सेलरेशन उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसको इन्फ्लुएंस करेगी, उसकी वेलोसिटी 0 करेगी, फिर उसके बाद जो है ना वो नीचे की तरफ आएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो ये एक फ्री फॉल मोशन है ना। ये जो हम लोग अभी इसको फेंकेंगे तो इसको जैसे हम इसको ड्रॉप करेंगे, इस पर से हमारे फोर्स की जो ताकत जिसने इसको पकड़ा वो खत्म होगी, तो ये फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा। तो ये फ्री फॉल मोशन है। तो फ्री फॉल मोशन जो कि ग्रेविटी की मौजूदगी में होता है, वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है किसकी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन की। और ये पूछ भी रहे आगे कि फ्री फॉल मोशन क्या होता है, तो हमारी एग्जाम्पल यही थी। फ्री फॉल मोशन में जो आपको होता है वो यही होता है कि इफ द बॉडी मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ neglecting air resistance and small changes in acceleration with altitude, this body is referred to as free falling body and the motion is called free fall motion. अगर हमारे पास एक बॉडी जो है ना वो अर्थ की तरफ मूव करे, ठीक है, तो उसका जो वो जो बॉडी है फ्री फॉलिंग बॉडी कहलाएगी, और जो मोशन हमारे पास वो क्या कहलाएगा, फ्री फॉल मोशन कहलाएगा। अच्छा, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो की गई हैं जो कि नॉर्मली अंडरस्टूड है, वो यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने भी उसको स्किप किया है ताकि आपको एक बात समझा दूं, फिर आपके पास इन पॉइंट पे आऊं। यहां पर लिखा हुआ निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही है, जब हम लोग फ्री फॉल मोशन स्टडी करते हैं तो हम एयर को निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है ना, जमीन पे कुछ होती है, आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है। मतलब जो वैल्यू सरफेस के ऊपर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है ना, ये जमीन की सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाएंगे ये वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा फासले पे जाके वैल्यू कम होती है। और शुरू में जैसे 1-2 मंजिला, 10 मंजिला, 20 मंजिले पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। तो इसलिए हम जो एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ जो चेंजिंग आ रही होती है उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हम मानते हैं हवा मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अगर एक बॉडी जो है ना वो अर्थ की तरफ मूव करे, ये मानते हुए कि हवा नहीं है और कोई चेंजिंग नहीं आ रही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तो ये फ्री फॉलिंग बॉडी है, उसका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, फ्री फॉल मोशन कहलाएगा। अब बात यहाँ चली है तो उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अगर आपके पास एक पत्थर है, अब मैं आपको एयर मौजूद है, इसको हम निगलेक्ट कर रहे होते, और कहाँ ये निगलेक्ट नहीं हो सकती इसको बताता हूँ। देखिए अगर हमारे पास 2 भारी पत्थर है, एक 10 किलो का एक 20 किलो का, उसको नीचे फेंक दिया आप, तो दोनों किस किस एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मूव करेंगे, और एक टाइम पे नीचे पहुंचेंगे। ठीक है, एक साथ नीचे पहुंचेंगे। अब चूंकि वो भारी है इसलिए असर, एयर उन पर असरअंदाज नहीं होती। इसी तरह देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, ये मार्कर है या ये जो है ये मार्कर है और ये माउस है, इन दोनों को एक साथ फेंक दूं तो एक साथ जमीन पे नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहे हैं, सेम रेट से इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक साथ जमीन पे आके हिट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 पत्थर फेंकते हैं 20 किलो 10 किलो के, तो मैंने आप जो भी बात कर रहा था उस पर दोबारा आ रहा हूँ कि 20 किलो 10 किलो के पत्थर फेंकेंगे तो दोनों एक साथ जाके जमीन पे स्ट्राइक करेंगे। लेकिन अगर आप एक पेपर को, हल्के से पेपर को और एक पत्थर को फेंकें एक साथ, तो आपको पता है कि पत्थर जल्दी नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि पेपर नहीं पहुंचेगा। उसकी वजह यह है कि हवा मौजूद होती है, हवा रेजिस्ट करती है उस पेपर को नीचे जाने के लिए। तो जब हम पेपर की बात करते हैं तो वो हवा का जो इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट हो जाता है, तो उसका मोशन फ्री फॉल नहीं रहता। जबकि जब पत्थर है 10 किलो या 20 किलो का और दोनों को एक साथ फेंक रहे हो, दोनों एक साथ पहुंच रहे, तो उन दोनों पत्थर में हवा का कोई इफेक्ट मौजूद नहीं है,
क्योंकि हवा की क्या हैसियत है उसके सामने, है पत्थर के वजन के सामने क्या हैसियत है, तो इसलिए वो असरअंदाज नहीं होती और पत्थर एक साथ पहुंचते हैं जमीन के ऊपर। लेकिन जब कागज आता है बहुत ही हल्की बॉडी लाएंगे, तो चूंकि एयर आपने नेग्लिजिबल मानी थी, वो क्या हो गई, अब असरअंदाज हो गई, अब वो नेग्लिजिबल नहीं रहती। तो मैंने आपको यही बहुत पहले एक मिसाल दी थी कि अगर आपके पास एक स्फीयर है, एक छोटा सा स्फीयर है, बॉल है, सॉलिड मेटल की बॉल है स्फीयर, उसको आपने एक धागे से बांधा हुआ है, तो उस स्फीयर का जो मास होगा वो धागे के मुकाबले में नेग्लिजिबल होगा, सॉरी उस धागे का जो मास होगा वो स्फीयर के मुकाबले में नेग्लिजिबल होगा, यही धागे की कोई हैसियत नहीं है उस मास के मुकाबले में। जबकि आपके पास जो हाथी है उसको आप अगर एक जंजीर से बांध के जो है ना लटका दें, ऐसी मतलब गिर्द ऐसी जंजीर बांधा लटका दें, तो उस हाथी इतना बड़ा है उसके मुकाबले उस जंजीर का वजन कुछ नहीं होगा, तो जंजीर का वजन हाथी मुकाबले में कुछ नहीं है। इसी तरीके से स्फीयर का जो मास है उसका मुकाबला करें आप उस पतले धागे से इसको बांधेंगे लटकाएंगे, तो उस धागे का कोई वजन नहीं है उसके मुकाबले में। जबकि आप स्फीयर को देंगे, स्फीयर का कोई मुकाबला नहीं है हाथी से। दोनों केसेस को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो हैवीएस्ट चीज है वहां की हैवीएस्ट चीज से कंपेरेबल ही नहीं है। तो जहां जहां जो बात होती है वैसी वैसी कंसिडरेशन होती है। तो अगर एक बॉडी जमीन की तरफ मूव करे इस तरह से कि हम मान लेते हैं कि एयर मौजूद नहीं है और एल्टीट्यूड के साथ हाइट के साथ जी में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो वो जो बॉडी है उसका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा, फ्री फॉल मोशन कहलाएगा, और ये जो बॉडी है वो फ्री फॉलिंग बॉडी कहलाएगी। ठीक है, ये बात मेरी क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हमने कवर करनी है। ठीक है, अब उस डेरिवेशन को कवर करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा दूं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं वो आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूं, फिर ही नेक्स्ट क्लास में मैं इस काबिल हो पाऊंगा कि आपको डेरिवेशन कराऊं। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। इलास्टिक और इनइलास्टिक कॉलिजन। ठीक है, हमारे पास जो कॉलिजन्स होते हैं, कल हमने पढ़ा था कि दो बॉडीज ने कोलाइड कर लिया था और फिर हमने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जरिए कि उनका बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम बराबर था। अब हमारे पास जो कॉलिजन होता है ना उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है इलास्टिक कॉलिजन और एक होता है इनइलास्टिक कॉलिजन। अच्छा, एक बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं पहले, कॉलिजन किसी भी टाइप का हो तो एक बात तो हमें कंफर्म है, पहले से पता है कि अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम पे अप्लाई होता है, तो भले आपके पास कॉलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अप्लाई हो गई। फिर इस तरह एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपने 12 पढ़ा है, तो अभी भी शायद हो सकता है किसी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे होंगे, तो लॉ यहां भी पढ़ेंगे आप, बल्कि चैप्टर नंबर 7 में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस आप उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मोमेंटम भी यही है ना, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, मोमेंटम ना बढ़ेगा ना कम होगा, जितना सिस्टम में उतना ही रहेगा। तो इसी तरीके से सिस्टम की जो एनर्जी वही रहेगी, ना बढ़ेगी ना कम होगी। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी ना पैदा हो सकती है ना खत्म हो सकती है, जितनी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता दिया कि लॉ, अगर कोई सिस्टम है आइसोलेटेड है तो उसमें एनर्जी तो हमेशा कंजर्व ही रहेगी, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। अब हम आ जाते हैं इलास्टिक की तरफ और इलास्टिक की तरफ। इलास्टिक कॉलिजन एक ऐसा कॉलिजन होता है जिसमें कॉलिजन के से पहले और कॉलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। सच अ कॉलिजन इन विच मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन सेम, इसको इलास्टिक कॉलिजन। एक ऐसा कॉलिजन जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहे बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन, वो क्या कहलाएगा, इलास्टिक कॉलिजन कहलाएगा। जबकि इनइलास्टिक कॉलिजन एक ऐसा कॉलिजन होता है जिसमें मोमेंटम तो कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद सेम रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। ठीक है, सच अ कॉलिजन इन विच मोमेंटम बिफोर आफ्टर कॉलिजन रिमेन सेम बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन सेम इज कॉल्ड इनइलास्टिक कॉलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी इसमें कॉलिजन के बाद सेम नहीं रहती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिक कॉलिजन वो कॉलिजन होता है जिसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन क्या रहती है, सेम रहती है। जबकि इलास्टिक कॉलिजन एक ऐसा कॉलिजन होता है जिसमें जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन वो तो सेम रहता है लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन सेम नहीं रहती।
यानी एक इलास्टिक सिस्टम की, इलास्टिक कोलिजन वाले सिस्टम की बात करेंगे तो आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, जो पहले काइनेटिक एनर्जी है वही बाद में होगी। इस तरीके से इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें मोमेंटम तो कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। थोड़ा सा इन डेफिनेशन को पढ़ ले तो एक बात और थोड़ी सी समझा देता हूं। इन्हीं डेफिनेशन तक आज तक की वीडियो है हमारी। अच्छा, इलास्टिक तो समझ में आ गया ना कि भाई मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। अब इन इलास्टिक की बात कर ली तो इलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अब थोड़ी बात और आगे समझो, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, किसी वजह से कह रहा हूं, अब थोड़ा आगे समझो। देखो, अब मोमेंटम की बात तो हो गई ना, यार दोनों में सेम रहेगा वो तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं। अब काइनेटिक की बात कर रहे हैं ना हम, तो अब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या एक टाइप ऑफ एनर्जी है। देखो, एनर्जी है ना, उसकी दो ही टाइप्स होती हैं, फॉर्म्स कई हो सकती हैं। जैसे क्या बड़ा होगा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, तो ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। जबकि टाइप ऑफ एनर्जी दो ही होती है। एनर्जी की अगर टाइप्स की बात करें तो दो ही होती हैं, मतलब एनर्जी को अगर डिवाइड किया जाए दो टाइप्स में तो दो टाइप ऑफ एनर्जी होती है। एक कहलाती है काइनेटिक एनर्जी और एक कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, और वो जब टॉपिक आएगा जब हम पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल ये हाइट के ऊपर है ना, एक अगर छोड़ दो नीचे चला आएगा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर है, तभी तो ये नीचे जाएगा, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। इस तरीके से मार्कर है, मूव कर रहा है, मान ले जमीन है ये, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव करने की वजह से जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये हाइट पे भी और मूव भी कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी। यानी मैं कहता ये हमारे पास हाइट पे मौजूद है, इसको छोड़ दूं मैं नीचे चला जाएगा तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ये मूव करना शुरू कर दे तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। तो अब हमारे पास जो मैं यहाँ से जो रिलेट, मतलब यहाँ पर ये बात बताने की वजह क्या है, बात यहाँ पर बताने की ये है कि हम कह रहे हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, जबकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो असल में होता क्या है कि एनर्जी होती है ना, दो टाइप की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, और टोटल एनर्जी जो होती है ना वो इन दोनों का सम है। जैसे दो टाइप है तो इन दोनों का सम होगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, वही रहती है सिस्टम की, तो लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी में कोई एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती। जबकि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो क्या हो जाती है, सेम नहीं रहती। तो आप लोग भी पूछेंगे सर आपने तो कहा था कि एब्सोल्यूट सिस्टम में तो एनर्जी सेम रहती है, एनर्जी सेम रहती है। मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा था काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, किस फॉर्म में चली जाती है, पोटेंशियल की फॉर्म में चली जाती है। जबकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक और पोटेंशियल में कन्वर्जन नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, जितनी पहले होती है उतनी बाद में रहती है। जबकि इलास्टिक कोलिजन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, चेंज हो जाती है, किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो खुलासा ये है कि इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड, इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व। अब जब आपके पास एक इलास्टिक कोलिजन होगा, अब मैं आपको यहां पर बस अब समेट के अपनी बात को, लेक्चर को मैं खत्म करूंगा और यही लेक्चर बुनियाद हुआ अगली डेरिवेशन का। तो एक बात हमारे सामने आ गई, अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, तो इस पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी लगा सकते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लगा सकते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की इक्वेशन भी लगा सकते हैं। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन की अगर बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा चल रहा होगा, इसमें आप मोमेंटम की के कंजर्वेशन की इक्वेशन, जैसे कि कल मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था तो उसकी इक्वेशन प्रूव करवाई थी। तो मोमेंटम की कंजर्वेशन तो आप यहां लगा सकते हैं, लेकिन काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन आप यहां नहीं लगा सकते। तो जब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की जो इक्वेशन है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिसके थ्रू हम अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी कोई प्रॉब्लम आ जाए इलास्टिक कोलिजन का, बताया कि दो बॉडीज इस वेलोसिटी से मूव कर रही हैं और ये ऐसे है वो ऐसे है, तो अगर हमारे पास लॉ ऑफ, तो हमारे इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों लॉज की दोनों क्या नाम है अपना
मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों की हम इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में हम मोमेंटम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन की इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और देखिए यही अहम बात है, देखो न्यूमेरिकल जो होते हैं ना वो इन्हीं चीजों से चल रहे होते हैं। अब कहीं पर आप देखते होंगे कि यार यहाँ पर तो यार लग ही नहीं सकता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फिर भी आप कहते हो क्यों नहीं लग सकता, समझ में नहीं आ रहा होता न्यूमेरिकल्स में, है ना। कुछ होते हैं ना न्यूमेरिकल, आप गौर से देखो तो यार ये न्यूमेरिकल इस टेक्निक से सॉल्व हो रहा है, यार इस न्यूमेरिकल में ऐसे सॉल्व नहीं हो रहा बल्कि ऐसे सॉल्व हो रहा है, तो हम रट लेते हैं यार इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। बुनियाद नहीं पता होती, तो बुनियाद यही होती है कि एक में इलास्टिक कोलिजन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पर दोनों क्या नाम है इक्वेशन आप लगा रहे होते हो, जबकि इलास्टिक कोलिजन होता है तो वहां आप दोनों इक्वेशन नहीं लगा रहे होते, सिर्फ मोमेंटम की इक्वेशन लगा रहे होते हैं, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारे पास एक लंबी तो नहीं है तो इतनी लंबी नहीं, लेकिन लंबी समझी आती है क्योंकि आप लोग इससे पहले डेरिवेशन देखी नहीं है ना। तो एक हमारे पास डेरिवेशन है, ठीक है, उसमें उसको हम ड्राइव करेंगे वो इलास्टिक कोलिजन के बारे में। तो आज मैं आपका थोड़ा सा वजाहत कर दूं, आपको क्लियर कर दूं कि अब जब हम वो डेरिवेशन करेंगे तो उस डेरिवेशन में हम मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो ये वीडियो का ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा और उसमें मैं आपको डिटेल के साथ वो डेरिवेशन कराऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।